गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन के क्लास के दूसरे भाग में अपने पहुंच चुके हैं, जहां अपने पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी वक्र। ठीक है, इस वक्र में क्या होता है, इसमें अपने को सिंपल सिंपल बातें पढ़नी है। देखो, पहली बात आती है स्थिर ताप पर। ठीक है, समतापी का मतलब होता है स्थिर ताप। ठीक है, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, मात्रा होती है x/m। ठीक है, तथा दाब के मध्य मध्य खींचा गया ग्राफ अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। समतापी वक्र कहलाता है। क्या होता है भाई, देखो, ठीक है, यहां दाब की बात हो रही है, दाब P, और अधिशोषण की मात्रा x/m। ये अपने पास कोई अधिशोषक है। ठीक है, इसके ऊपर कोई पदार्थ जमा हुआ है x, और ये नीचे m। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास x/m अधिशोषण की मात्रा को इसे दर्शा देते हैं। अब देखें ग्राफ कैसे बनाना है अपने को। मेन तो अपने को ग्राफ ही देखना है, और ग्राफ ही बेहतर तरीके से अपने को क्या होता है, देखना होता है। देखो, ये है अपने पास अधिशोषण की मात्रा, यानी x/m, और यहां पर क्या है अपने पास, दाब P। देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी प्रोसेस है तो ये अपने पास कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, गैस या कोई भी अपने पास पदार्थ है, उसके कण बिखरे हुए हैं। अब मैंने क्या किया, दाब लगाया। जैसे जैसे दाब लगाऊंगा तो अधिशोषण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और एक टाइम पर क्या होता है, अधिशोषण सर्वाधिक हो जाता है। फिर मैं कितना ही दाब लगाऊं, अधिशोषण नहीं बढ़ेगा। तो पहले क्या होता है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, पर एक समय ऐसा आता है जहां पर अधिशोषण क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। यानी वह क्या हो जाता है, उस समय अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है, सर्वाधिक हो जाती है। तो वो दाब अपने पास कौन सा कहलाता है, साम्यावस्थिक दाब कहलाता है। साम्यावस्थिक दाब, यानी वह दाब जिस पर अधिशोषण की मात्रा सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है, साम्यावस्थिक दाब कहलाता है। फिर मैं चाहे कितना ही दाब बढ़ाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, जैसे जैसे हमने दाब बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अधिशोषण बढ़ रहा है। इसका मतलब मैं कह देता हूं, अधिशोषण की मात्रा, की मात्रा जिसे बोलते हैं अपने x/m, समानुपाती दाब, ये अपने बॉक्स में डाल देते हैं। ये आ गया अपने पास, संबंध आ गया सिंपल सा। क्लियर, ये छोटा सा ग्राफ था। अब इसी ग्राफ के बारे में छोटी मोटी बात, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है अपने को, सिंपल। ठीक है, तो अब साम्यावस्थिक दाब की भी परिभाषा लिख लेते हैं। यह है वह दाब जिस पर अधिशोषण की मात्रा सर्वाधिक होती है,
सर्वाधिक होती है। समव्यवस्थित दाब कहलाता है। ये है सिंपल सी बात। क्लियर है। अब इसके बाद में अपने देखेंगे कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो वो बात अपने नोट में डाल देंगे। ठीक है, तो नोट डालेंगे और लिखेंगे ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा में कमी आती है। मात्रा में कमी आती है। क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। कहते हैं जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि अपने पास अधिशोषण की मात्रा में क्या आ जाती है बच्चों, कमी आ जाती है। क्योंकि गतिज कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है अपने पास, बढ़ जाती है। ये अपने पास एक सिंपल से ग्राफ है। यहां पर अपने पास अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा, ये अपने पास x बटे m, ये अपने पास क्या है, दाब P। जैसे जैसे ताप बढ़ा अपने पास 323 केल्विन पर, ये है अपने पास 333 केल्विन, ये अपने पास 343 केल्विन, ये अपने पास क्या है 353 केल्विन। तो जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, अधिशोषण की मात्रा में कमी आ रही है। ठीक है। अब है थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, ऊष्मागतिकी। अधिशोषण एक ऊष्मागतिक प्रकरण है, स्वतः प्रकरण है, सिद्ध कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अधिशोषण की ऊष्मागतिकी। नेक्स्ट हेडिंग है अधिशोषण की ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी। अब देखो इसमें क्या होता है। ठीक है, बात आती है कि अगर कोई प्रक्रम होता है तो वो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है। क्लियर। ठीक है, और एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम अधिशोषण है और वो क्या है, एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। तो मैं लिख देता हूं अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तथा स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। क्लियर। ये बात है अपने पास। ये अपने सिद्ध कैसे करेंगे, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होते हैं जो 11th क्लास में अपने पढ़ा है, उसके लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो लिख देंगे इन प्रक्रमों के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है।
क्या होता है, डेल्टा जी ऋणात्मक होता है। अब डेल्टा जी आपने निकालना सीखा हुआ है गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण से, ठीक है। गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण से। वो है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण है, ठीक है। इसके अंदर डेल्टा जी क्या होता है अपने पास, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा। डेल्टा एच अपने पास क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन, परिवर्तन। टी अपने पास क्या है, तापमान, ठीक है। और डेल्टा एस अपने पास क्या है, अव्यवस्था। क्या है अपने पास, डेल्टा एस क्या है अपने पास, अव्यवस्था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अधिशोषण में कण एकदम पास पास व्यवस्थित हो जाते हैं, अर्थात एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं एंट्रोपी, ठीक है। और वो क्या होती है अपने पास, नेगेटिव होती है। ये सिंपल सी बात आपको समझनी है, ठीक है। और ये सारी वैल्यू क्या रख देंगे अपने इस समीकरण में जाके रख देंगे, ठीक है। तो डेल्टा जी बराबर में डेल्टा एच माइनस, ठीक है, टी ब्रैकेट में डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव। ये अपने पास समीकरण बनी। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो डेल्टा जी बराबर में डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, ये समीकरण बनी। अब अधिशोषण में क्या होता है, टी डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और टी डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए अपने पास, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर। तो मैं लिख देता हूं अधिशोषण प्रक्रम में कणों कण पास पास व्यवस्थित हो जाते हैं, हो जाते हैं, जिससे कणों की अव्यवस्था में कमी आती है, अर्थात डेल्टा एस नेगेटिव होता है। डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है अपने पास, नेगेटिव हो जाता है। क्लियर। तो ये वैल्यू अपने पास रख दी थी, और इस वैल्यू से क्या आई अपने पास, ये फाइनल समीकरण आई, ये वाली समीकरण, ठीक है, जो मैंने इसके अंदर क्या कर दी, ला के रख दी है, ठीक है। अब टी डेल्टा एस का धनात्मक मान आ गया, किसका, टी डेल्टा एस का मान क्या आ गया अपने पास, धनात्मक, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि टी डेल्टा एस का मान धनात्मक हो जाने के कारण, टी डेल्टा एस का मान धनात्मक हो जाने के कारण, डेल्टा एच का मान
ऋणात्मक आना आवश्यक है। क्या है? अगर टी डेल्टा एच का मान धनात्मक है तो डेल्टा एच का मान ऋणात्मक आना चाहिए। तभी क्या होगा, जो समीकरण होगा उसमें डेल्टा जी का मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। और डेल्टा जी ऋणात्मक आएगा तभी अपना प्रक्रम क्या होगा? स्वतः परिवर्तित होगा। ठीक है, क्योंकि तभी डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आएगा। ठीक है, डेल्टा जी का मान क्या आएगा? तभी ऋणात्मक आएगा। ठीक है, और डेल्टा जी डेल्टा एच ऊष्माक्षेपीय विक्रियाओं में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और ये और काट देते हैं अपने। ठीक है, और डेल्टा एच कब होता है? निकलता है, एनर्जी बार कब निकलती है? डेल्टा एच का मान ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऋणात्मक होता है। क्लियर? डेल्टा एच एनर्जी बार कब निकलेगी? जब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो। ठीक है, एनर्जी बाहर निकल रही है। इससे पता क्या चल गया अपने पास? इससे ये पता चला कि जो अधिशोषण होता है वो भी क्या एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अंततः सिद्ध होता है कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्लियर? ये बात होगी अपने पास क्लियर। क्लियर और कट बात है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक को सूक्ष्म विभाजित अवस्था में क्यों मिलाया जाता है? अवस्था में मिलाया जाता है, ये बात है। अब क्या होता है कि इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे अपने कणों को सूक्ष्म विभाजित अवस्था में लाते हैं तो कणों का क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, ये सिंपल सा आंसर है। तो लिख देंगे अपने उत्प्रेरक को सूक्ष्म विभाजित अवस्था में लाने पर ठीक है, उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे अधिशोषण की मात्रा में
वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होती है? जिससे अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है। मेन कारण क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक को सूक्ष्म विभाजित अवस्था में मिलाया जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट माना जाता है, काफी बार आ भी चुका है। क्लियर? अब बात करते हैं, ग्राफ से ही संबंधित है क्वेश्चन, पॉइंट डाल के लिखेंगे। ठीक है, वो है अपने पास फ्राइंडलिच। ठीक है, अधिशोषण समतापी वक्र। फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र। समतापी वक्र आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपने पढ़ चुके हैं, वो सेम ही समतापी वक्र होता है। पर ये अधिशोषण समतापी वक्र दिया किसने था? फ्राइंडलिक ने दिया था। इसने एक समीकरण दी। कौन सी समीकरण? अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य एक समीकरण दी, जिसे क्या बोलते हैं? फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या थी? पूर्णतः पूरी तरह से प्रयोगों पर आधारित थी। प्रयोगों को देख के इसने ये समीकरण दी थी। क्लियर है? तो इसमें लिखेंगे फ्राइंडलिक ने अधिशोषण की मात्रा तथा दाब के मध्य एक समीकरण दी, जो पूर्णतया प्रयोगों पर आधारित थी। समीकरण क्या थी? x/m बराबर में लेते अपने Kp। K होता है अपने पास स्थिरांक। क्या होता है? स्थिरांक। ठीक है, या और कर लेते हैं पहले, समानुपाती P की पावर 1/n। ये समीकरण थी। जब अपने बराबर के निशान को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? स्थिरांक आ जाएगा x/m Kp 1/n। 1/n अपने पास क्या है? बॉर्न घातांक। घातांक 1/n। ठीक है, ठीक। अब इसमें 3 टाइप के केस लगते हैं। 3 टाइप की क्या लगती है अपने पास? कंडीशन लगती है। ठीक है, और K और 1/n क्या है? एक स्थिरांक है। K/1/n क्या है? स्थिरांक है। ठीक है, और अपने पास जो 1/n होता है, क्या 1/n का मान कहाँ होता है? 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 1 तक होता है। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं 1/n का मान
0 से 1 तक होता है। ठीक है, तो अपने केस 2 बनते हैं फिर इसके अंदर। केस फर्स्ट, समीकरण अपने इसको 1 दे देते हैं। ये वाले समीकरण है ना, इसे समीकरण 1 दे दिया। x बटा एम के की पावर के पी की पावर 1 बटा एन। ठीक है, अब केस फर्स्ट में क्या करते हैं, 1 बटा एन का मान 0 रखने पर समीकरण अपने पास x बटे एम के पी 1 बाई एन, इसकी वैल्यू क्या रखते हैं 0। x बटा एम के p की पावर 0, तो p क्या गया, हट गया। अब इसका मतलब x बटा एम बराबर k एक स्थिरांक। ये स्थिति कब आती है, यानी जब अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। ये स्थिति तब आती है जब दाब बहुत ज़्यादा हो और अधिशोषण क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, यह स्थिति तब आती है, ठीक है, या अपने शॉर्ट में और कर देते हैं, यह स्थिति उच्च दाब पर आती है जब अधिकतम अधिशोषण हो जाता है। अधिकतम अधिशोषण हो जाता है। क्लियर, फिर अपने कितना ही दाब लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब पढ़ा अपने ग्राफ में पहले। दूसरा केस क्या आएगा, केस सेकंड। केस सेकंड जब 1 बटा एन का मान क्या लें, अपने 1 ले लें, तो अपने पास x बटे एम के पी की पावर 1 ले लेते हैं, यानी x बटे एम बराबर के पी। के पी को क्या लिख सकते हैं अपने, के की जगह अपने हटाया और क्या लिखा, समानुपाती p, यानी अधिशोषण की मात्रा किसके समानुपाती है, p। यानी जब दाब बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ेगी। तो यह स्थिति कब आती है, निम्न दाब पर आती है। यह स्थिति निम्न दाब पर आती है, निम्न दाब पर आती है। इस पर अधिशोषण की मात्रा x बटे एम समानुपाती दाब, जिसे कहते हैं P। ये हो गया अपने पास। क्लियर, ये 2 कंडीशन अपने पास थी जिसे अपने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस समय अधिशोषण की मात्रा किसके समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती है। जब बोर्न घातांक का मान क्या आ जाए अपने पास, 1 आता है। क्लियर, अब अपने पास समीकरण जो पहली थी उसका लॉग ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण पहली जो क्या थी अपने पास, x बटे एम के पी की पावर 1 बाय एन का लॉग लेने पर, का लॉग लेने पर, तो लॉग x बटे एम लॉग के प्लस लॉग 1 बटा एन लॉग पी, ये समीकरण बन गई। क्लियर, यहां पर अपने पास लॉग के क्या है, लॉग के है अपने पास इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ग्राफ बना देंगे फटाफट से। ये लॉग पी, ठीक है, लॉग x बटे एम। ठीक है, ये इंटरसेप्ट हो गया, ये हो गया लॉग के। ठीक है, थोड़ा तरीके से इसको बना देते हैं। और ये होगी अपने पास ढाल, क्या है,
ढाल, जिसे क्या बोला जाता है, स्लोप। ठीक है, वो है अपने पास 1/n। ये ग्राफ आया एक बार, 1 नंबर में सीधा ही ग्राफ आया था। फ्राइडलिक समीकरण का ग्राफ बनाइए। सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है, कोई ज़्यादा माथापच्ची इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या होता है अधिशोषण, कब बढ़ता है कब नहीं बढ़ता। जैसे जैसे अपने क्या होता है, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है। इसलिए क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, उत्प्रेरक वगैरह को किस में मिलाते हैं, चूर्णित अवस्था में मिलाया जाता है। क्लियर। अब विशोषण क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, विशोषण पता होगा सभी को विशोषण के बारे में। विशोषण, विशोषण क्या होता है, जब अधिशोषक की सतह से अपने क्या करते हैं, अधिशोषक को हटाते हैं, तो उस प्रक्रिया को विशोषण बोला जाता है। तो मैं लिख देता हूं, अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को हटाने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। क्लियर। सिंपल सी बात है, देखो। ठीक है, अब कुछ छोटे मोटे उपयोग है अधिशोषण के, वो पढ़ेंगे। क्लियर। ठीक है, और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर में। ठीक है, तो नोट डाल के लिखेंगे, पहला अपने पास नोट डाल के। ठीक है, Al+3 का एक टेस्ट होता है लेख परीक्षण। वो किस पर आधारित है, अधिशोषण पर आधारित है। ठीक है, Al+3 का लेख परीक्षण होता है, उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम का एडजॉर्प्शन हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है, जिससे टेस्ट आसानी से होता है। तो Al+3 का लेख परीक्षण, ठीक है, अंडरलाइन कर देना, लेख परीक्षण। ठीक है, अधिशोषण पर आधारित है। दूसरा, वर्ण लेख की ये प्रक्रिया भी क्या है, अधिशोषण पर आधारित है। वर्ण लेख की, जिसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ये सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है टेस्ट लगाने का, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट अपने पास, विषमांगी उत्प्रेरण में, विषमांगी उत्प्रेरण होता है जिसमें दो अलग अलग प्रकार के यौगिकों का क्या होता है, उत्प्रेरण के रूप में उपयोग किया जाता है उत्प्रेरण में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है वो है खानों में, खान होते हैं कोयले की खान वगैरह में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गैस मास्क वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, वो गैस मास्क में अपने ऐसे पदार्थ चारकोल वगैरह डाल के रखते हैं, जिससे क्या वो हानिकारक गैसें होती हैं उनको क्या कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं गैस मास्क के रूप में गैस मास्क के रूप में, गैस मास्क के रूप
में। क्लियर। अब कहाँ लेते हैं, कोयलों की खानों में, ठीक है। वहाँ पर क्या करते हैं, चारकोल के मास्क का उपयोग करते हैं। तो लिख देता हूँ मैं छोटी सी बात, ठीक है। यहाँ पर कोयले की खानों में चारकोल गैस मास्क का उपयोग करते हैं। यह हानिकारक गैसों जैसे CO, CH4 को अपनी सतह पर कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। तो ये अपने पास अधिशोषण का पूरा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में अपने क्या पढ़ेंगे बच्चों, उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। और उत्प्रेरण के बाद में अपने पास टॉपिक रह जाता है कोलाइड रह जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपने पास 3 ही टॉपिक है। एक तो है अपने पास अधिशोषण, दूसरा अपने पास कोलाइड, तीसरा अपने पास उत्प्रेरण। उत्प्रेरण आसान है इसलिए अपने थोड़ा पहले पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों। तो इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो रेगुलरली, ठीक है। जल्दी से जल्दी करेंगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। क्लियर। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, लगातार जुड़े रहिए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू, बाय।